हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल चुका होगा, वैकेंसीज यहाँ पर आउट हो चुकी है, तो कुछ ही टाइम में आपका एग्जाम होने वाला है। तो कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, तो कुछ कॉमन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसका पूरा पीडीएफ पेपर का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840 पर। राइट, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है डायरेक्टली आप तक पहुँचा दी जाए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। अब से आपको यहाँ पर रेगुलर क्लासेस मिलेगी इन सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो, क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन शॉर्ट में यानी कि कम समय में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा आपका डिपेंड करेगा प्रैक्टिस के ऊपर। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक जीप है, 20 मीटर की त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर चलती है। मतलब जितना जल्दी आप डायग्राम बनाना सीख जाओगे ना, उतना जल्दी आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मान लो ऐसा कोई रोड होगा, एक जीप कार है ना, वो 20 मीटर की त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर, इसकी रेडियस कितनी है, 20 मीटर है, 20 मीटर है ना, और 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की, मतलब उसका द्रव्यमान यहाँ पर बताया हुआ है, उसका मास यहाँ पर बताया हुआ है, कितना बताया हुआ है, 1000 किलोग्राम बताया हुआ है। ठीक है, पहली लाइन कंप्लीट हो गई, डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, यदि जीप और सड़क के बीच का घर्षण गुणांक, जैसे कि जो जीप चल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो हो ही रहा होगा। मतलब ये क्वेश्चन जो है आपका फ्रिक्शन वाले चैप्टर से, घर्षण वाले चैप्टर से, जो घर्षण है यानी कि आपको यहाँ पर जो म्यू है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है। देखो यहाँ पर समझते हैं, जो घर्षण गुणांक है वो कितना दे रखा है, 0.64 का घर्षण यहाँ पर हो रहा है। मतलब जैसे कि अगर ये अभी रोड पर चल रहा है, ठीक है, ऐसे ही अगर आप ये देखेंगे स्लोप पर चल रहा होता तो कितना घर्षण, स्लोप मतलब इस तरीके का जो होता है ना, स्लोप इस पर चल रहा होता है तो कितने घर्षण यहाँ पर होता है। अगर वो गिट्टी पर चल रहा है तो कितना घर्षण होता है। तो ये वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है जगह पे कि किस तरीके की जगह है ना। जैसे कि ऑयल होता है तो काफ़ी स्लीपरी होता है तो घर्षण डेफिनेटली नल हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। आगे इसने क्या पूछा है, तो अधिकतम वेग जिससे जीप बिना फिसले चल सकती है ना। अधिकतम वेग, उसकी स्पीड कितनी होना चाहिए, वेग के बारे में पूछा गया ताकि जीप फिसले नहीं और आसानी से यहाँ पर घूम पाए, है ना, इस चक्कर को कंप्लीट कर पाए, क्योंकि वृत्तीय क्षेत्र हमको दिया हुआ है। और यहाँ पर जी की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखनी है। अभी जो जो वैल्यू हमारे पास है वो हम लोग लिख लेते हैं। लिखने से क्या होगा कि बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, 1 बाय 1 करके मैं वैल्यूज़ यहाँ पर लिख रही हूँ। यदि आप तब तक इसका आंसर बना पाते हैं तो ज़रूर से बनाइए और कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। m इज इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, ये m मतलब मास दे रखा है, r मतलब आपका रेडियस यानी कि त्रिज्या है, रेडियस कितनी है, 20 मीटर है। म्यू की वैल्यू, जो फ्रिक्शन यहाँ पर है, जो घर्षण गुणांक यहाँ पर है वो कितना है, 0.64 है। और जी इसने बोला है आप 9.8 ना रखते हुए क्या रखें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखें, ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, 10 रखने से आसान हो जाएगी। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 11 की फिजिक्स के अंदर, और आपने 10th में भी देख लिया होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। जो फोर्स होता है यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल में जाता है, मास के, और जो हमारा ग्रेविटी होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, इसके प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेकर आते हैं जिसको बोला जाता है घर्षण गुणांक। तो F जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू इंटू एम इंटू जी के। बस इसको हटाकर हमने क्या रख दिया है, म्यू रख दिया है। ठीक है, बस अब क्या करनी है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। चलिए बस वैल्यू को पुट करते जाते और आंसर लेकर आ जाएंगे। एफ इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.64 दे रखी है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 0.64। एम की वैल्यू आपको पता है 1000 है, तो हमने 1000 लिख लिया, और जी को भी ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, जी को भी ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पर लगाएंगे डिवाइड में, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मतलब एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 640, जी आ गई। ठीक है, जी मतलब कांस्टेंट है, या फिर 6400 बोल लो, जी की वैल्यू आप वैसे ही 10 रखोगे तो 6400 आपका हो जाएगा। कौन, यहाँ पर f। ठीक है, अभी आपको f नहीं निकालना था, आपको स्पीड निकालनी थी। अब आपको पता है कि सेंटर में यदि ये चलेगा, इस तरीके की वृत्तीय गति करेगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसको वृत्तीय गति यहाँ पर करनी है, तो इसका फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अपना इक्वेशन 1 आप इसको दे दो। इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग CF लिख देते हैं। F इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय R। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें करना क्या होता है, आपको फॉर्मूलाज याद करने होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो शॉर्ट का एक तरीका मैं आपको यहाँ पर बता सकती हूँ। फिजिक्स में आप ये कर सकते हैं कि NCERT बुक की डायरेक्टली समरी पर चले जाओ, क्योंकि समरी में फॉर्मूलाज दिए हुए रहते हैं, है ना, कि आपने इस चैप्टर में इस फॉर्मूला को पढ़ा और उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपकी जो समरी होती है उससे सॉल्व हो जाएगी, है ना, बहुत सारे नोट्स तो आपके वहीं से बन जाएंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अभी हमने जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाला है उसकी वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से कितनी निकाली, 640 G निकाली है। ठीक है, 640 G। और M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू 1000 है। ठीक है, V मतलब आपको यहाँ पर वेग निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर निकालनी है, तो v का स्क्वायर है। और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू हमने देखा था 20 है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था। बस आपको क्या करना है, केवल इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप भी साथ के साथ करते जाइएगा, क्योंकि सिर्फ देखोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉपी पेन लो और करो इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर हो सकता है जी की वैल्यू रख देते हैं, है ना, रख ही देते हैं, वैसे वहाँ पर भी रख सकते थे। ठीक है, तो 640 इंटू जी की वैल्यू कितनी बोला है, 10 रखने को बोला है, मैंने रख दिया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 1000। v का स्क्वायर डिवाइड बाय 20। एक जीरो से एक जीरो कट गई, दो से कितनी बार कट गया, 50 बार कट गया। ठीक है, ये 6400 इधर हो ही गया, डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू v स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 एकम 5, है ना, 5 दूना 10, 4 बचा हुआ है, 5 8 40। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 128। अभी भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि आपको v स्क्वायर की नहीं, आपको v की वैल्यू निकालनी थी। तो क्या मैं इस पे अंडर रूट लगा सकती हूँ 128 पे। अब आसपास की वैल्यू निकालो, क्योंकि 128 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 12 का कितना होता है, 144। मतलब जो वैल्यू है वो किसके बीच में आएगी, 11 और 12 के बीच में आएगी। ज़्यादा पास किसके, 11 के। ऑप्शन में देख लो 5.6, 11.3, 33.6 और 22.4। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 11.3 होनी चाहिए। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। एक मिनट, जो चीज़ें काम की नहीं है वो हम लोग रिमूव कर देते हैं, ये काम का नहीं है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए बिल्कुल। ठीक है, आप चाहें तो शॉर्ट में एक बार वो मैं लिख देती हूँ क्या क्या चीज़ें आपके काम की थी। m की वैल्यू आपके लिए 1000 दे रखी है इन्होंने, r की वैल्यू 20 यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, और जो म्यू है ना, फ्रिक्शनल एक गुणांक है, 0.64 दे रखा है। सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला लगेगा, F इज इक्वल टू म्यू mg। इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, F की वैल्यू निकाल लेंगे। 6400 आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसकी वैल्यू निकालेंगे, दैट इज mv² डिवाइड बाय r। यहाँ से आप v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, v स्क्वायर की वैल्यू 128 आएगी, और यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, 121, यानी 11 के आसपास कुछ 11.3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा आप सभी को। ये सेशन अच्छा लग रहा है, ज़रूर से आप इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी स्टूडेंट क्लास से ऐड हो पाए। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा जल्दी आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ कंडक्टेंस 5 ओम, है ना। द करंट थ्रू द कंडक्टर इज, बेसिकली यहाँ पर आपसे किसकी बात की गई, कंडक्टर की बात की गई है, यानी कि चालकत्व की बात की गई है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कंडक्टेंस को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यू कितनी बताई गई है, 5 ओम इनवर्स बताई गई है। कितनी है, 5 ओम इनवर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर वोल्टेज कितना दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, आपको आई निकालना है, दैट मीन्स आपको निकालना है करंट। करंट की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे ओम का नियम पता है। ओम का नियम क्या बोलता है, वोल्टेज किसके इक्वल होता है, आई आर के। धारा और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और उसमें बनने वाले रेजिस्टेंस के, है ना, रेजिस्टेंस और धारा के बराबर होता है। लेकिन मुझे कहीं से कहीं तक क्वेश्चन के अंदर आर की वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन मुझे ये पता होता है कि जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कुंडली के, जिसको आप हिंदी में कुंडली बोलते हैं और इंग्लिश में आप उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हिंदी इसकी बात करें सी के, तो सी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। देखो दो चीज़ें होती है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल,
एंड आर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c। तो अभी हमको एल से तो काम है नहीं, कुंडली की बात तो हो नहीं रही है, लूप की बात तो हो नहीं रही है, तो वो आपका नहीं है। ठीक है, अभी आपको इससे काम है। आर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c, इसमें वैल्यू पुट कर दूँ। आर इज इक्वल टू 1/c कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू होगी, इसको चेंज नहीं करते हैं, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर लीजिए। v की वैल्यू आपको पता है 10 है, i की वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन r की वैल्यू आपको पता है 1/5 है। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 5, i की वैल्यू कितनी होगी, 50 एम्पियर। मतलब इसके अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से बनाना चाहें, इसका डायग्राम बना लो। ठीक है, डायग्राम से थोड़ी सी आप सभी के लिए आसानी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ये इसका डायग्राम यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके का, ये C है। ठीक है, अब C कितना दे रखा है, इन्होंने 5 दे रखा है, मैंने यहाँ पर लिख लिया 5, है ना। वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट यहाँ पर रहेगा। बैटरी बना लो एक, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये एक बैटरी हो गई। और इसमें कितना करंट यहाँ पर प्रवाहित होगा, तो करंट प्रवाहित होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि करंट आपको निकालना था 50 एम्पियर का करंट इसके अंदर प्रवाहित हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर यदि L दे देता तो वो 5 इसका R की वैल्यू हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से। तो बेसिकली आपको करना क्या था, C की वैल्यू 5 दे रखी है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। यहाँ से V इज इक्वल टू IR आप लगा लेंगे। V की वैल्यू 10 है, I की वैल्यू नहीं पता है, और R की वैल्यू 5 है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ऐसे कई सारे क्वेश्चन करिएगा, प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा आपका थ्योरी बेस्ड है। द ग्राफ बिटवीन द लेंथ एंड द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अ। इसने क्या बोला है, एक साधारण लोलक की लंबाई और समय अवधि के वर्ग के बीच का ग्राफ। ये क्वेश्चन देने का पर्पस पता है एग्जामिनर का क्या था, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मतलब जब भी उन्हें इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है, वो हमेशा यहाँ पर हाइपरबोला लगाकर आ जाते हैं। लेकिन इस बार जो है इसने क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करके पूछा हुआ है। यहाँ तक तो ठीक है, एक साधारण लोलक की लंबाई और समय अवधि के वर्ग, मतलब यहाँ पर इसने क्या पूछा है, स्क्वायर ऑफ द टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, है ना। बेसिकली इसके पूछने का पर्पस ये था। तो नॉर्मली जो होता है पेंडुलम का, और एक हम लोग बोल सकते हैं पेंडुलम की लेंथ का और टाइम का ग्राफ जो बनता है वो हाइपरबोला बनता है। ठीक है, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो सकता था, अभी करेक्ट नहीं है। लेकिन जैसा कि इसने बोला कि समय की अवधि के वर्ग, मतलब कि टाइम का स्क्वायर की बात कर रहा है, तो टाइम का स्क्वायर यदि है तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अगर यहाँ पर बोलता समय अवधि के बीच का ग्राफ कितना बनेगा, तो हाइपरबोला बनेगा। और इसने पूछा समय अवधि का यदि वर्ग किया जाए तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, तो दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। जब आपसे स्क्वायर की बात करें तो आप सीधी रेखा लगा कर आएंगे। ठीक है, और केवल टाइम की, केवल समय अवधि की बात करें तो आप हाइपरबोला यहाँ पर लगा कर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। CGS प्रणाली में पारे का घनत्व 13.6 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स है, क्यूब इनवर्स है। ऐसा ही प्रणाली में आपने जो क्लास फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट करी थी साइंस के लिए, है ना, वो 11th क्लास की फिजिक्स का ही था। हमने CGS SI सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, है ना, सारी यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था, टेरा, पेंटा, गीगा, हेक्सा, हेप्टा, है ना, राइट। अगर वो सेशन नहीं देखा है तो मैसेज जरूर से करिएगा, व्हाट्सएप पर लिंक आप सभी के साथ शेयर कर दी जाएगी, है ना। चलिए बात करते हैं, CGS प्रणाली में पारे का घनत्व इतना है, तो ऐसा ही प्रणाली में इसका मान कितना होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले CGS की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर का इनवर्स क्यूब। ठीक है, तो अब आप इसको आसान करने के लिए क्या कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है हर बार एक आध जीरो का मिस्टेक हो जाता है, तो आप इसको जैसा दे रखा है एज इट इज लिख लो। ग्राम दे रखा है, ठीक है, और सेंटीमीटर हमको हम लोग नीचे लिख सकते हैं ताकि इसका इन्वर्स हट जाए, यहाँ से देखने में आसानी हो जाएगी। अब आपको ग्राम को किस में करना है, SI यूनिट किलोग्राम होती है, और सेंटीमीटर की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। ये SI यूनिट की बात हो रही है। ठीक है, और ये क्या होती है, CGS होती है। ठीक है, CGS मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये सेंटीमीटर हो गया, ये ग्राम हो गया, और ये सेकेंड हो गया। ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में CGS होता है, FPS होता है, इस तरीके से। बाकी आप चाहे तो क्वेश्चन से भी, आपको ऑप्शन से भी आइडिया लग जाएगा, किलोग्राम और ग्राम में चेंज करना है ना। ठीक है, चलिए अपन इसको स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से।
चलिए किलोग्राम और मीटर है ये, किलोग्राम एंड मीटर, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर, चार ऑप्शन आपके सामने। चलिए अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, हम सभी को पता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको 1000 ग्राम बनाएंगे, मतलब 1/1000 हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि इसका इन्वर्स कर रहे हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और हम लोग को रिवर्स करना है कि ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। ठीक है, तो 1000 यहाँ पर हमने कर दिया, किसका, ग्राम का। अब सेंटीमीटर का कन्वर्जन करते हैं। सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, हम सभी को पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। मैं पहले इसको साइड में करवा देती हूँ। 1 मीटर में क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गई, यानी कि 10⁻⁴ इसको 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, इसका क्यूब दे रखा है, तो हम लोगों ने इसका क्यूब कर दिया। दैट मीन्स 3 दूना कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। जब घाते इस तरीके से होती है तो ये क्या हो जाती है, गुणा हो जाएगी, 3 दूना 6। तो टोटल कितना हो गया, सेंटीमीटर के लिए आपको करना पड़ेगा 10⁻⁶। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको कन्वर्जन कर रहे हैं सेंटीमीटर को मीटर के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 10⁻⁶। या तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए 10⁻⁻⁻⁶, फिर आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो ये 10⁻³ और 10⁻⁶ कट हो जाएगा, कितना बचेगा, 10⁻³ बचेगा। ठीक है, और यदि आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो आप यहाँ पर, वैसे आंसर इसी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर पॉइंट हटा सकते थे और इसकी पावर एक और बढ़ा सकते थे, ऐसा हो सकता था। एक बार और मैं इसको सॉल्व करवा रही हूँ, शायद इसमें यदि कन्फ्यूजन रह गया हो। हमने क्या करा है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स था, तो मैंने इसको सबसे पहले तो ईजी करने के लिए सेंटीमीटर को नीचे की साइड लिख दिया। ठीक है, अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, है ना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 मतलब कि ये 1000। ठीक है, तो 10⁻³ कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको ऊपर ही लिख लिया। आप यदि ऊपर लिखना पसंद करेंगे तो आप लिख सकते हैं। सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 10⁻²। और इसकी क्यूब दे रखी है, मतलब 3 हो जाएगा, मतलब 10⁻⁶ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। ये सेंटीमीटर का क्यूब जो था मैंने इसको कन्वर्ट किया, तो ये -6 है। अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻³ 10⁻+6 13.6, 13.6 ही है ना, इंटू 10⁻, कितना बन जाएगा, ये 3 यहाँ पर बन जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आ रहा है, समझने में समस्या हो रही है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, ज़रूर से मैसेज करिएगा। इस पर हम लोग एक अलग से क्लास ले लेंगे, CGS को SI वगैरह में कैसे कन्वर्ट करते हैं, SI टू CGS कैसे कन्वर्जन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। The angle of dip of at a certain place where the horizontal and vertical components of the earth magnet fields is। एक निश्चित स्थान पर नति कोण, जो डीप एंगल होता है, उसको ज्ञात करना है जहाँ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण बराबर होते हैं। जहाँ पर पृथ्वी का क्षैतिज कोण और ऊर्ध्वाधर कोण बिल्कुल इक्वल होगा, वहाँ पर आपका एंगल क्या बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगेन इसमें आप क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आप निकालेंगे एंगल ऑफ डिप, क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ डिप। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जहाँ आपको क्या बताना है कि जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। तो कैसे निकाला जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ पर आप चाहें तो अपनी टर्म्स में बी वर्टिकल डिवाइड बाय बी हॉरिजेंटल दे सकते हैं, मतलब आप डिवाइड करेंगे वर्टिकल एंगल को हॉरिजेंटल से। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स BV डिवाइड बाय BH। ठीक है, इसको एज इट इज रख देते हैं, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ बोली गई थी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर है, मतलब दोनों इक्वल है। दैट मीन्स BV इज इक्वल टू BH, है ना। वर्टिकल इज इक्वल टू हॉरिजेंटल, है ना। दोनों जो फैक्टर हैं, दोनों फील्ड है यहाँ पर, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, दोनों ही फील्ड हमारी इक्वल रहेगी। तो BV की जगह BH रख दो या BH की जगह BV रख दो। हम लोग इसको सबको H में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब BV की वैल्यू मैंने यहाँ से क्या रख दी, H रख दी। इसको कट किया, मतलब क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। सो डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। ठीक है, अब आप यहाँ पर वो अपनी टेबल लगाइएगा ट्रिग्नोमेट्री वाली।
डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब tan के अंदर 1 वैल्यू किसकी होती है, बिकॉज हमें tan इनवर्स को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमें एंगल निकालना है। तो मुझे पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, tan इनवर्स से tan कट हो जाएगा, है ना। तो डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। और 45 डिग्री लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार से। देखो मैं पूरा एक एक चीज़ को यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। फिर भी यदि आपको कोई लग रहा है कि ये चीज़ हमारी समझ से बाहर है या नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो एक थोड़ा मैं मानकर चल रही हूँ कि आपने बेसिक यहाँ पर कंप्लीट कर रखा होगा, फार्मूलाज वगैरह देख रखे होंगे। बट फिर भी कोई भी दिक्कत आती है ज़रूर से मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, हम इसका बेसिक भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी वी डिवाइड बाय एच, यानी कि वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजेंटल फील्ड। हमने इसको क्वेश्चन में मेंशन किया था कि दोनों ही बराबर है क्योंकि वहीं पर एंगल निकालना था। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और 1 किसकी होती है, tan 45 डिग्री की होती है। tan इनवर्स से tan आपका कट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, है ना। 45 डिग्री पर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, आंसर करेंगे। धारा प्रवाहित करने वाले एक तार में 4 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण 10⁻³ t है, टेस्ला है। ठीक है, टेस्ला यूनिट होती है। ठीक है, इसकी यूनिट ध्यान रखिएगा। समान धारा प्रवाहित करने वाले तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण यहाँ पर कितना होना चाहिए। ये ऐसे समझ नहीं आएगा, आप इसमें क्या करिए, डायग्राम बनाइए। ठीक है, चलिए हम लोग तार बना लेते हैं जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। धारा प्रवाहित करने वाला तार 4 सेंटीमीटर लंबा ये तार है ना। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो 10⁻³ है ना। इसका जो प्रेरण है वो कितना है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, इंडक्शन जो है इसका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10⁻³ इसी तरीके का सेम तार है, मतलब जो जिस भी चीज़ का ये बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, जिस भी चीज़ का बना हुआ है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है, इसने क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर पर इतना है तो 2 सेंटीमीटर पर कितना होगा। और इसने यही बोला है कि समान तार है, मतलब ये तार और ये तार जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, तो हम लोग वो वाला फैक्टर नहीं लगाएंगे कि तार की क्वालिटी चेंज होगी, जल्दी मेल्ट होगा एंड ऑल। तो हमको बेसिकली यहाँ पर क्या लगाना है, एक फॉर्मूला ही लगाना है। देखो यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं, B1 हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगा रहे हैं, B1R1 इज इक्वल टू B2R2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको B1 की वैल्यू दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 10⁻³ है ना। और R1 यहाँ पर यदि हम लोग मानकर चले तो कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर लंबा तार दे रखा है, तो ये 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेकेंड तार के इक्वल होगी। सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इसके वायर के इक्वल होगी। ठीक है, तो अब B2 की वैल्यू आपको नहीं पता है क्योंकि आपको प्रेरण यहाँ पर निकालना है, आपको इंडक्शन यहाँ पर निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर R2 की लंबाई कितनी दे रखी है, R2 कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10⁻³ इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू B2, ये होगा। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इसके अंदर, तो 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं, अगर इसको और सॉल्व करना हुआ तो कर लेंगे। चलो ऑप्शन में यही है, 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन आज हम लोगों ने लिए, एक पेपर से ही उठाए, स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट करें। एक बार से आप सभी फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, सेशन कैसा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे या नहीं आ रहे, इसको और बेसिक में लेकर जाना है या फिर ऐसा ही चलने दिया जाए। ठीक है, तो आज के सेशन को ओवर करेंगे हम लोग, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और ये कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, ये अधिकतर क्वेश्चन जो है 11th की फिजिक्स के हैं, 11th क्लास का जो स्टार्टिंग का आपका चैप्टर है बेसिक वाला, वहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, और डीप में यदि पढ़ना चाहते हैं तो NCERT से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं मैसेज करिएगा, हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, सेशन को ओवर करते हैं। फीडबैक यहाँ पर आपका मैंडेटरी रहेगा, फीडबैक ज़रूर से कीजिएगा फर्स्ट क्लास से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।